ओके। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नितिन साकरे लेके आया हूँ आपके लिए एक नया सा आर्टिकल, दैट इज यूजेस ऑफ हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स। ओके बच्चों, उसके पहले एक बात करना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो लाइक अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखो तो हम यहाँ पे आज का आर्टिकल हमें बहुत सारे यूजेस देखना है यहीं पे हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स के। तो सबसे पहले हमने लेके आए यहाँ पे मिथिलीन डाइक्लोराइड। फार्मूला तो सबको पता है बच्चों, क्या होता है CH2CO2। देखो पहले हम इसके यूज देखेंगे। देखो भाई, इंडस्ट्री में हम इसको सॉल्वेंट बोल के यूज कर सकते हैं। तो पहला वाला यूज हमारा कौन सा हो गया, वी कैन यूज इट एज अ सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद में अगर हमें पेंट रिमूव करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि इट इज यूज्ड एज पेंट रिमूवर। सेकंड यूज, देखो अगर हमें मेटल को क्लीन करना है तो मेटल क्लीनिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, यह हमारा थर्ड यूज है। और एरोसोल जो होते हैं ना बच्चों, तो उसमें प्रोपेलेंट बोल के हम किसको यूज कर सकते हैं, मिथिलीन डाइक्लोराइड को, यानी कि इट इज यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल। और साथ में इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। ओके, तो इतने सारे इसके यूजेस है, सॉल्वेंट, पेंट रिमूवर, मेटल क्लीनिंग में, और प्रोपेलेंट इन एरोसोल और रेफ्रिजरेंट। ओके, अब हमें इसका साइड इफेक्ट देखना है। देखो पहले तो अगर कोई पर्सन अगर ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है ना इसको मिथिलीन डाइक्लोराइड को, तो उसको क्या हो सकता है, नौसिया हो सकता है, उसको गिडीनेस हो सकता है, और नमनेस आ सकता है उसके फिंगर में और टोज में। ओके, ये ज्यादा एक्सपोजर होने पर। अगर कोई कम एक्सपोज हो गया है इस मिथिलीन डाइक्लोराइड को, तब उसको क्या हो सकता है, उसका जो विजन होता है, जो हियरिंग होता है, उसमें इंपेयरमेंट आ सकता है। ओके, तो कम एक्सपोजर पे क्या होने वाला है, इंपेयरमेंट ऑफ विजन एंड हियरिंग। अगर ज्यादा एक्सपोजर हो गए तो नौसिया, गिडीनेस, नमनेस आने वाला है फिंगर और टोज में। ओके, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये हार्मफुल होता है अपने बॉडी के अंदर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है ना, उसको एक ऐसा हार्मफुल है। ओके, और साथ में मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि अगर इसका स्किन के साथ कांटेक्ट आए तो इस स्किन को रेड बना देता है, स्किन का इरिटेशन हो जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी के आंख में गलती से चला जाए तो ये क्या बर्न द कॉर्निया। तो ये इसके क्या है बच्चों, साइड इफेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे हमने अभी मिथिलीन डाइक्लोराइड का देखा, अभी हमने दूसरा वाला लाया हैलोजिनेटेड कंपाउंड, भाई क्लोरोफॉर्म। सबको तो पता है कि ये कैसा करता है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है। अभी हमें इसके यूज देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला तो सबको पता होता है, क्या है, CH3। ओके, पहले हम इसके क्या देखने वाले, यूजेस देखने वाले। देखो तो पहला वाला यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। जब भी हमें कोई पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करना पड़ते हैं ना, तो उसमें सॉल्वेंट का रोल कौन निभाता है भाई, क्लोरोफॉर्म निभाता है। ये पहला यूज हो गया, यानी कि क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड। ओके, उसके बाद में देखो क्लोरोपिक्रिन हमने देखा था, क्लोरोफॉर्म में क्या फार्मूला है उसका, CCl3, यू नो। ओके, इसको हम बोलते थे कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये जो होता है ना क्लोरोपिक्रिन, उसको प्रोड्यूस करने के लिए में हमें क्या लगता है, क्लोरोफॉर्म लगता है, उसका हमें नाइट्रेशन करना पड़ता है, तब जाके क्लोरोपिक्रिन मिलता है। क्लोरोपिक्रिन को हम और क्या बोलते थे, टीयर गैस बोलते थे, जो आंख में आंसू लाता है। ओके, हाँ, तो ये इसको हम वार गैस भी बोल सकते हैं। ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या लगता है, क्लोरोफॉर्म लगता है। ओके, और क्या है, अगर हमें फ्लेवॉन्स प्रोड्यूस करना है, फ्लेवॉन्स क्या होते हैं, खाली वो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CF6, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको हम फ्लेवॉन बोलते हैं। उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन लगता है, हमें क्लोरोफॉर्म लगता है। साथ में हम इसको डाइक्लोरोकार्बन CCl2, ओके, इसको प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सोर्स हम किसको समझते हैं, क्लोरोफॉर्म को समझते हैं। ओके, और हमने एक बात बताई थी आपको, क्लोरीटोन वाली, जब एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट होता है तो क्लोरीटोन हम यूज पा सकते हैं। इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक। ओके, नींद दिलाने के लिए, स्लीप इंड्यूस करने के लिए। तो ये सारे यूजेस है क्लोरोफॉर्म के। पहले यूज क्या बोलोगे, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड। सेकंड यूज क्या बोलोगे,
it is used to produce chlorophyll, it is used to produce chloritol, it is used as a source of dichlorocarbon, it is used for the production of threons. ओके, और क्लोरिटोल किस लिए हम यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज हिप्नोटिक। ये सारी यूजेस है क्लोरोफॉर्म। ओके, साथ में अभी हमें इसके साइड इफेक्ट देखना है। देखो, ये अगर हम एनास्थेटिक पर्पस के लिए अगर इसका यूज करते हैं ना, तो सबको पता है कि जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो फर्स्ट गैस मिलता है, और ये फर्स्ट गैस पॉइजनस होता है, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होने के कारण हम इसको अभी एनास्थेसिया में यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ये पहला साइड इफेक्ट, हम इसको नहीं यूज कर सकते फॉर एनास्थेटिक पर्पस बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी। दूसरी बात क्या है, ये अपने सीएनएस पे अफेक्ट करता है। क्या करता है? अपने सीएनएस पे अफेक्ट करता है। और देखो, अगर कोई पर्सन इसके ज्यादा कांटेक्ट में रहे ना, तो उसको भाई हेडेक हो सकता है, साथ में थकान महसूस कर सकते हैं, फटीग। ओके, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट है बच्चे। त्यानंतर बेटा आपल्याला हमें अभी देखो उसके बाद में थर्ड वाला यूज देखना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। बच्चों ये तो आपको पहले आपने इसको देखा है, देखो फिर से हम इसको रिपीट करने जा रहे हैं। तो इसके यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो वाला इसको देखो, तीनों में आगे तक कॉमन लग रहा है, मिथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको भी हम क्या बोल के यूज कर सकते हैं? यूज एज सॉल्वेंट। सबको पता है किसके लिए हम इसको सॉल्वेंट यूज करने वाले? वैक्सेस के लिए, फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए, रेजिन्स के लिए। ओके, तो इसको हम उसके लिए क्या बोल के यूज कर सकते हैं? सॉल्वेंट बोल कर यूज कर सकते हैं। कल ही हमने वो बात बोली थी आपको, जब आग लगी होती है कहीं पे तो उसको बुझाने के काम कौन आता है भाई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमारा सेकंड वाला यूज है। देखो, ड्राई क्लीनिंग जब भी करना पड़ता है ना, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग एजेंट। ओके, और देखो बच्चों, हेलमिंथेसाइड सबको पता है, ऊपर का कल मैं बोला था, वो हेलमिंथ है। उसको किल करने के लिए अंडर द नेम ऑफ पायरिन वी कैन यूज द कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो ये हमारे यूजेस है, यूज्ड एज सॉल्वेंट। सेकंड वाला यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। थर्ड वाला इट इज यूज्ड फॉर एज अ ड्राई क्लीनिंग एजेंट। और जो लास्ट वाला है वो क्या है? इट इज यूज्ड एज हेलमिंथेसाइड। ये तो आपने क्या हो गए? यूजेस हो गए। अभी साइड इफेक्ट देखना है। देखो, अपना जो ओजोन लेयर होता है ना 21 किलोमीटर ऊपर, ओके, तो उसको डिप्लीशन कर देता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जाके क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेस और सरफेस पर आते। अगर किसी के स्किन का कांटेक्ट हो गया उसके साथ ना बच्चों, तो तब उसको स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो, एक पहले वाले इसका साइड इफेक्ट है, इट कॉजेस डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। ओके, देखो, अगर किसी के आई के साथ इसका कांटेक्ट हो जाए ना CCl4 का, तो इट कॉजेस आई इरिटेशंस। ओके, आंख लाल हो सकती है, आंख से पानी आ सकता है, इट कॉजेस आई इरिटेशंस। ओके, आल्सो इट कैन कॉजेस द नॉसिया हियर। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगर किसी का ज्यादा कांटेक्ट है ना CCl4 के साथ, सो इट कैन डैमेज द नर्व्स। देखो बच्चों, ये अनकॉन्शियसनेस भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ज्यादा कोई इसको इनहेल करे ना, तो उसकी डेथ भी हो सकती है यहाँ पे। तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स है भाई हमारे थर्ड हैलोजेनेटेड कंपाउंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आया समझ में? ओके, देखो अभी जो हम नेक्स्ट कंपाउंड लेके आए हैं ना यहाँ पे, ये अपना फोर्थ वाला कंपाउंड है भाई आयोडोफॉर्म। ओके, आयोडोफॉर्म का फार्मूला CH3। ओके, ट्राइआयोडोमीथेन हम इसको बोलते हैं क्या? आयोडोफॉर्म। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं बच्चों? देखो, तो सबसे पहले इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। पहला यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ओके, उसको अगर हमें क्लीन करना हो, तो हम स्मॉल स्केल में इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम स्मॉल स्केल इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। लेकिन देखो बच्चों, it is also used as antiseptic. It is used as antiseptic. अब एंटीसेप्टिक इसको क्यों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखो, आयोडोफॉर्म में आयोडीन होता है, वो लिबरेट होके, आयोडीन की तो सबको प्रॉपर्टी पता है भाई, हम क्लीनिंग करना हो, ड्रेसिंग करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे आयोडीन यूज करते हैं।
देखो आयोडोफॉर्म से आयोडीन लिबरेट होता है, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ओके, फॉर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग द वुंड्स, ओके। तो ये दोनों क्या है इसके यूजेस है, सबको समझ में आया। अभी साइड इफेक्ट तो इसका कोई ज्यादा नहीं होता, खाली एक ही साइड इफेक्ट रहता है इसका, इसको स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग स्मेल, ओके। खाली यही वाला इसका क्या है साइड इफेक्ट है। यूजेस को पता है, स्मॉल स्केल में हम इसको डिसइंफेक्टेंट यूज बोल के यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका और इम्पोर्टेंट यूज क्या है भाई, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग द वुंड्स, ओके। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। साइड इफेक्ट की अगर बात करें हम तो इसको क्या है, स्मेल कैसा है इसका, स्ट्रॉन्ग स्मेल है। अब देखो आयोडोफॉर्म होने के बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट कंपाउंड लेके आ रहे हैं पे डीडीटी, नाम तो सुना होगा डीडीटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सर डीडीटी, डीडीटी को देखो पहला जो डी होता है ना डाइक्लोरो, दूसरा जो डी होता है ना डाइफिनिल, नाम क्या है इसका बच्चों, डाइक्लोरो डाइफिनिल, डाइक्लोरो डाइफिनिल, ओके। टी का मतलब ट्राइक्लोरो इथेन, ओके। डीडीटी का नाम फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का लॉन्ग फॉर्म है। अभी हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही आसान बात बताता हूँ, देखो सबको लाइन तो बनाना आता है, ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे दो वर्टिकल बनाना है, कोई प्रॉब्लम नो। चलो अभी हमें देखो डाइक्लोरो लिखने, दो क्लोरो लिख दिए हमने, डाइफिनिल लिखना है, देखो ये हो गया फिनिल ग्रीन, डाइक्लोरो डाइफिनिल, बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर सबको याद रहेगा। ये क्लोरीन वाला इधर लिख देता है, देखो डाइक्लोरो हो गया, फिर डाइफिनिल हो गया, फिर बोलो बच्चों कितने क्लोरीन होने अपने पास, 3 और ट्राइक्लोरो, ओके। अब यहाँ पे तो जंक्शन में बोले तो कार्बन है, और 2 कार्बन पर रोटी खोलता है, जब भी सिंगल बॉन्ड आता है तो ये है, ओके। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, क्या है भाई स्ट्रक्चर कैसे याद रखना, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है, ओके। सबसे पहले तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अभी इसको डिस्कवर करने वाला कौन है भाई, पॉल मुलर, डीडीटी वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल मुलर, ये इसका डिस्कवर करने वाला है। किसने डिस्कवर किया है डीडीटी को, पॉल मुलर ने। स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला है, कैसा, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी का स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया है भाई, पॉल मुलर, ओके। अब हमें यूजेस देखना है डीडीटी, यूजेस। अब यूजेस में क्या है, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ओके। किसके लिए भाई यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड, फॉर मलेरिया मॉस्किटो, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड फॉर मलेरिया मॉस्किटो, ओके। ये अपना पहला वाला यूज है। Also it is used as insecticide to kill the house flies, हाउस फ्लाइज को किल करना है तो उसके लिए भी हम डीडीटी यूज कर सकते हैं। मलेरिया मॉस्किटो जो होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है, ओके, तो उसको किल करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डीडीटी को यूज कर सकते हैं। ये डीडीटी की इंपॉर्टेंट 2 यूजेस, ओके। इसको लेके आप मलेरिया मॉस्किटो को मार सकते हैं और जो हाउस फ्लाइज होती है ना, ओके, तो उसको भी किल करने के लिए भाई हम क्या यूज कर सकते हैं, डीडीटी। अभी जो हमें देखना है इसके साइड इफेक्ट देखो, यूजेस तो पता चला, अभी साइड इफेक्ट देखो। ये जो होता है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बहुत देर तक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, ओके। ये वाला पहला इसका साइड इफेक्ट है, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत समय तक लॉन्ग टाइम तक ये कैसा एनवायरनमेंट ये रहता है, इट कैन कॉजेस द पोल्यूशन, ओके, दिस इज। और दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट होता है ना, फैट सोल्यूबल, कैसा है, फैट सोल्यूबल,
और फैट सोल्यूबल होने की वजह से जो भी फैटी टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर उसमें एक ऐसा डिपॉजिट होके रहता है। तो देखो बच्चों, ये साइड इफेक्ट्स है डीडीटी के। फिर से मैं बात दोहराना चाहता हूँ, ये पे डिस्कवर करने वाला कौन है? पॉल मूलर है। स्ट्रक्चर की तो आसानी से आइडिया बता दिए कि भाई 2 लाइन बनाने की, ओके सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की, 2 वर्टिकल लाइन बनाने की, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन लिखने का, ओके। यूजेस क्या है? इट किल्स द मलेरिया मॉस्किटो, इट किल्स द हाउस फ्लाई। और साइड इफेक्ट कौन से भाई यहाँ पे? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से बहुत समय तक एनवायरनमेंट में रहता है और फैट सोल्यूबल होने की वजह से फैटी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट है बच्चों। फिर जो हमें अभी देखना है ना, वो अपना नेक्स्ट कंपाउंड है BSC, हैलोजिनेटेड कंपाउंड है BSC, ओके। देखो नाम से तो पता चलता है भाई, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये BSC, ओके। सो हमने तो ये रिएक्शन देखे कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत आसान है। ये क्या है? अपनी बेंजीन की रिंग है। अल्टरनेट क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ओए, जब भी हम इसके ऊपर क्लोरीन की एडिशन कर देंगे, जो एक डबल बॉन्ड के लिए 2 क्लोरीन लगने वाले, टोटल हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, तो क्लोरीन कितना बच्चों? 3। ओके, अब देखो कितना अच्छा है। आपको ए एडिशन रिएक्शन करने के लिए या तो सनलाइट चाहिए या फिर आप अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में इसको कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये क्लोरीन यहीं पे ऐड हो जाते और ये आपने बेंजीन वाली रिंग है, ओके। अब इधर डबल बॉन्ड था, एक क्लोरीन इधर ऐड हो गया, एक क्लोरीन इधर ऐड हो गया। देखो ये ऐड हुआ, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, ओके। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 और 3 बॉन्ड थे, तो एक हाइड्रोजन यहीं पे, एक हाइड्रोजन यहीं पे। यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो गया, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रही, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन जो था वो यहीं पे रहेगा, यहाँ का था वो भी यहीं पे रहेगा, ओके। मैं ऐसा भी हर एक जगह पे बेंजीन की रिंग पे क्या होता है, यहीं पे हाइड्रोजन होते हैं, ओके। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये तो सब होता है। देखो एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, अब दूसरा यहीं पे ऐड होने वाला है, यहीं पे ऐड होने एडिशन शुरू है, इसका मतलब हाइड्रोजन निकल नहीं रही, वहीं पे क्लोरीन आके ऐड हो रही है। एक यहाँ पे ऐड हो गया, एक यहाँ पे ऐड हो गया, ओके। अब सिमिलरली आपको पता है यहाँ के हाइड्रोजन को ऐसे लेंगे, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन वाली है ही नहीं है, एडिशन वाली रिएक्शन है। तो 2 क्लोरीन एक यहीं पे अभी तक ऐड हुआ है, अभी बचा हुआ तीसरा क्लोरीन यहीं पे जब ऐड हो जाएगा तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आप लोग पाओगे यहाँ, ओके। देखो ये होता है अपना BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ओके। देखो इसके ऊपर अंदर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन को देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 6, ओके। और अगर क्लोरीन की बात करें तो अगर आपने क्लोरीन को काउंट कर दिया तो वो भी कितने? 6। इसका मतलब हम BSC को और एक नाम से बोल सकते हैं 666 वाला, ओके। BSC जो इसके 8 आइसोमर होते हैं, कुल मिला के कितने आइसोमर होते हैं? 8 आइसोमर। उसमें से जो गामा आइसोमर होता है ना, उसको हम गैमेक्सिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गैमेक्सिन, ओके। उसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, लिंडेन। गैमेक्सिन उसको हम और एक नाम से जान सकते हैं, क्या है? लिंडेन। और देखो इसका यूज क्या है? BSC जो होता है ना, BSC वाला, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। यूज क्या है BSC का? BSC कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? आप बेंजीन को लीजिए, उसके ऊपर क्लोरीन का एडिशन कर दीजिए। एडिशन के लिए क्या होना आपके पास? सनलाइट या यूवी लाइट होना, और जब प्रोडक्ट मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट, तो वही अपना क्या रहेगा? BSC, जिसको आप किस नाम से बोल सकते हो? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दूसरा वाला नाम क्या है? 666। पूरे आइसोमर कितने होते हैं? 8 में से गामा आइसोमर को क्या बोलते हैं हम? गैमेक्सिन, ओके। उसके हम और एक नाम से जान सकते हैं, लिंडेन। इसका यूज क्या है? यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड।
अभी साइड इफेक्ट बोले ना तो इट कॉजेस द स्किन इरिटेशंस, ओके, इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग, सो दिस आर द साइड इफेक्ट। अब इसके बाद मैं अभी यहाँ पे बहुत ही बड़े आर्टिकल लेके आने वाला हूँ बच्चों। देखो फ्रेयॉन्स, कल मैंने आपसे बात की थी कि भाई मैं जब भी यूजेस पढ़ूंगा ना फ्रेयॉन्स के तो उसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स में आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो चलो अब ये लास्ट हैलोजेनेटेड कंपाउंड है, इस देखना हमें फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स, जब भी फ्रेयॉन्स की बात करें ना तो आसानी से ये बात देखो क्या लिख रहा है, CFC। CFC यानी क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ओके, जिसमें कि क्लोरीन भी दिखाई देना चाहिए और फ्लोरीन भी दिखाई देना चाहिए और कार्बन भी होना चाहिए, ओके, इट इज कॉल्ड द फ्रेयॉन्स। यानी कि फ्रेयॉन्स क्या होता है, दिस आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके। देखो बच्चों, बेसिकली these are the derivatives of methane and ethane। फ्रेयॉन्स क्या होता है, बेसिकली these are the derivative of methane and ethane। देखो मैंने यहाँ पे मीथेन लिख रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपके सामने मैं इथेन लिख रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम, ओके। दोनों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मीथेन, और वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इथेन। देखो अभी हमें इसके फ्रेयॉन्स पाना है। फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली these are the derivative of methane and ethane। दूसरी बात ये भी पता है आपको, फ्रेयॉन्स में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो, ओके। हाँ, तो देखो अभी मैं क्या करता है, यहाँ के हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, पूरे हाइड्रोजन निकाल दिए, और 3 क्लोरीन ले लिए और 1 फ्लोरीन ले लिया, ये कार्बन था, 1 फ्लोरीन ले लिए और 3 क्लोरीन। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, 4 हाइड्रोजन निकालने के बाद भाई 2 फ्लोरीन ले सकता हूँ और 2 क्लोरीन भी ले सकता हूँ। ये कैसे, देखो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ये भी क्या है, फ्रेयॉन, और ये भी क्या है, फ्रेयॉन, ओके। अब यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, आपको हाइड्रोजन निकालने, आपने 6 हाइड्रोजन निकाल लिए। अब ऐसा लगा आपको कि नहीं मुझे सिर्फ 5 हाइड्रोजन निकालना है, ओके, और 1 आप लोगों ने रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 5 अगर निकाले तो 5 हाइड्रोजन लाना पड़ेगी। किसी को लगा कि नहीं मुझे 2 फ्लोरीन चाहिए और 3 क्लोरीन चाहिए, कोई बात, जब ओके। किसी को ऐसा लग नहीं मुझे 6 की 6 हाइड्रोजन वहां से निकालने, तो अभी 6 निकाल रहे हो तो आपके पास 6 हाइड्रोजन आपको वहीं पे लाना पड़ेगा। तो किसी ने क्या कर दिया भाई, 2 फ्लोरीन लेके आया और 4 क्लोरीन लेके आया। किसी को ऐसा लगा नहीं मुझे इक्वली चाहिए, 3 फ्लोरीन चाहिए और 3 क्लोरीन चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ये सब कैसे, फ्रेयॉन्स। अभी फ्रेयॉन्स में इतना तो पता चला, फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बेसिकली वो डेरिवेटिव किसके होते हैं भाई, मीथेन के और इथेन के, ओके। ये अपना फ्रेयॉन्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। अभी बड़ा सा टेंशन तब आता है कि भाई इसको नाम कभी कभी लिखते हैं फ्रेयॉन 12, फ्रेयॉन 22, तो बच्चे टेंशन में आते हैं ये नाम कैसे आते हैं फ्रेयॉन्स के। तो देखो नेम जब भी देना पड़ता है ना आपको फ्रेयॉन्स के, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे पहले फ्रेयॉन्स लिखना है, ओके, फ्रेयॉन्स लिख दिया, और उसके सामने सिर्फ इतना याद रखो, XYZ बना। पहले क्या करो, फ्रेयॉन्स, और उसके बाद क्या, XYZ। ये X क्या होता है ये पता होगा, X इज नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। X क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। Y क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। देखो X में नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 कर दो, Y के लिए क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 कर दो, और Z क्या होता है, खाली कोई ऐड नहीं करना, कोई सबट्रैक्ट नहीं करना, जितने भी फ्लोरीन होते हैं ना, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम वो Z। मतलब फ्रेयॉन्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला बता दिया है। देखो कोई भी फ्रेयॉन दिख दिया है, सबसे पहले तो पता चला है सबको भाई फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CH6, ओके, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ से होते हैं, मीथेन और इथेन से हम इसको पाते हैं, डेरिवेटिव उनके रहते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो क्या, फ्रेयॉन लिख दो और सामने क्या लिखो, XYZ। अभी X क्या होता है,
नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। वाई क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें एक ऐड करना है। और देखो जेड जो होता है ना, वही कोई ऐड नहीं करना, कोई सबस्ट्रैक्ट नहीं करना, जितने फ्लोरीन दिख रहे हैं ना वो उतना नंबर उसका। देखो फिर अभी कैसे करें, इसका नाम बताना है। चलो सर तो बोले थे 7 लिख दो, उसके सामने डैश बनाकर क्या x y z। x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। देखो कितने कार्बन है, एक, -1 को 2 में से 1 -1 कितना आएगा, 0। ओके, अब y क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं हाइड्रोजन ही 0 है, उसमें +1 कर दो, 0 + 1 1। और साथ में क्या है, हाँ z क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। कितने फ्लोरीन देखने दिख रहे हैं, एक, तो z की वैल्यू 1 है। देखो यहाँ पे 0 हम पहले अगर पीछा है तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इसको आप आसानी से फ्रेऑन 11 को बोल सकते हैं। अब इसका नाम बताना है। सर जी तो बोले फ्रेऑन लिख दो। चलो x की वैल्यू बताओ बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। कार्बन कितना दिख रहा है, 1, -1 करो कितना आएगा, 0। चलो हाँ, उसके बाद में y की वैल्यू बताओ। y क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, +1 बना दो, 0 + 1 हो गया। z क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं, 2, 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ये फ्रेऑन 11 हो गए, ये फ्रेऑन 12 हो गए। भाई क्लोरीन का कोई रोल होता है क्या कॉमन नॉमेनक्लेचर में, नहीं होता फ्रेऑन। ओके, अब इधर पास बोलिए, फ्रेऑन तो लिख दिया, ये भी फ्रेऑन है। फ्रेऑन तो लिख दिया, ये भी फ्रेऑन है। फ्रेऑन तो लिख दिया। अभी बात है ये कि क्या x की वैल्यू है, क्या y की वैल्यू है, क्या z की वैल्यू है। देखो x कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो में से -1 करो, कितना आ गया, 2 - 1 आ गया। चलो हाँ, y क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, उसमें से 1 ऐड करो, 1 + 1 2। फ्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 2। ओके, देखो अब इसका नाम बताओ। x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, 2 - 1 1। y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, तो 0 + 1 और z क्या होता है, फ्लोरीन। ओके, अब इसका नाम बताओ आप। चलो हाँ, नंबर ऑफ कार्बन -1, 2 - 1 1। हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, 0 + 1 1। फ्लोरीन कितने दिख रहे हैं, ठीक। तो ये भाई फ्रेऑन्स का कॉमन नेम्स होता है। ओके, ये नॉमेनक्लेचर होता है फ्रेऑन्स के लिए, बहुत ही आसान है, आपको मैंने बताया फ्रेऑन्स। चलो इससे रिवाइज कर, रिपीट करेंगे कुछ पॉइंट यहाँ पे। फ्रेऑन्स क्या होते हैं बच्चों, क्लोरो फ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स। ओके, और उसको हम किससे पाते हैं, मीथेन और इथेन से। ओके, ये सारे नॉमेनक्लेचर बनाने तो क्या लिखने का, फ्रेऑन x y z। x की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को लीजिए -1 कर दीजिए। अभी y की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को लीजिए, उसमें +1 कर दीजिए। और z क्या करना है, जितने भी फ्लोरीन के एटम दिख रहे हैं ना, वो आपकी वैल्यू रहेगी किसकी, z की। ओके, ये हो गया नॉमेनक्लेचर। अब देखते हैं हम यूजेस। यूजेस, अब यूजेस में क्या क्या देते हैं, देखो सबसे पहले फ्रेऑन एयर कंडीशनर जो भी होते हैं ना बच्चों, एयर कंडीशनर, उसमें इसका यूज किया जाता है फ्रेऑन्स। ओके, एयर कंडीशनर। दूसरी जो बात है यहाँ पे, रेफ्रिजरेंट बोल के भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। ओके, जैसे में अपने घर में जो फ्रिज होते हैं उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रेऑन्स को। ओके, देखो और इसका इट इज यूज्ड एज प्रोपेलर्स
in aerosols. It is used as propellants in aerosol. ये भी इसका यूज है। देखो अगर हमें मेटल की क्लीनिंग करना है, मेटल की हमें अगर क्लीनिंग करना है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मेटल क्लीनिंग, आल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द क्लोथ क्लीनिंग। क्लोथ क्लीनिंग में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखो शेविंग क्रीम्स मतलब फोमिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और एक इट इज यूज्ड फॉर फोमिंग। ओके, यानी कि वो शेविंग क्रीम कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं, ओके, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेम की यूज क्या बोलने का भाई, ये सी में हम इसको यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट बोल के यूज कर सकते हैं, प्रोपेलेंट इन एरोसोल यूज कर सकते हैं, मेटल क्लीन करना हो या क्लोथ क्लीन करने हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ में ये वाला फोमिंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि शेविंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये सारे यूजेस है। अब इस साइड इफेक्ट ये it causes depletion in ozone layer, डिप्लेशन इन ओजोन लेयर। देखो ये क्या करता है, ओजोन लेयर का बच्चों डिप्लेशन कर देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ सरफेस पे आके कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट है फ्रेम्स का, पहले वाला। दूसरा ये इट इज केमिकली स्टेबल होता है। ये कैसा होता है, केमिकली स्टेबल होता है, यानी कि डिग्रेड नहीं होता आसानी से, तो बहुत देर तक एनवायरनमेंट में रहता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट है फ्रेयॉन के। तो विद दिस वी हैव फिनिश ऑल द यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ द हैलोजेनेटेड कंपाउंड। ओके, अब शुरू करेंगे नया टॉपिक इन कमिंग लेक्चर्स। ओके, बाय।